हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय भारत का संवैधानिक विकास बता रहा हूं। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और 1919 बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या था। इस अधिनियम के अंतर्गत मैं आप लोगों को की पॉइंट बताऊंगा, महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आने वाले होंगे और जो आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आ सकते हैं और जिन तथ्यों को हम विश्वविद्यालय परीक्षाओं में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं 1909 का भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम। जैसा कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है, लेकिन 1892 के भारतीय परिषद अधिनियमों से तो 1892 के अधिनियम से कांग्रेसी और जनता संतुष्ट नहीं होती है। लगातार आंदोलन चलते रहते हैं। वहीं 1899 और 1905 में गवर्नर जनरल बनकर आ जाता है लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल होता है। जैसे ही लॉर्ड कर्जन भारत में आता है, वैसे ही यह केंद्रीकरण की नीतियां अपनाता है और यह विभिन्न संस्थाओं का केंद्रीकरण करने लगता है, विभिन्न अधिनियम बनाने लगता है, जैसे कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, प्रेस एक्ट इत्यादि विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाने लगता है। और इस अधिनियमों से जनता नाराज होती है, कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं। और वहीं 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया जाता है। इससे भारतीय और अधिक रुष्ट हो जाते हैं। फिर 1905 से दौर होता है स्वदेशी आंदोलन का। 1905 तक उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल होता है, लेकिन उदारवादी राष्ट्रीय नेता कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं, इनके पास कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती है। 7 वर्षों के संघर्ष के दौरान केवल 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम मिलता है, लेकिन वह भी अधिनियम आधा अधूरा रहता है। उसमें भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी नहीं की गई थी। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, तो इसने दमनात्मक नीतियां अपनाई, केंद्रीकरण की नीति अपनाई, इसने भारतीयों से घृणा की नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। और इन सभी नीतियों को देखकर इसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। और 1905 में फिर जब बंगाल का विभाजन हो जाता है, वहीं से कांग्रेसी खेमा में फूट पड़ने लगती है। कांग्रेस 2 दल में विभक्त हो जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल। इसका अंतिम परिणाम हम सूरत अधिवेशन में देख सकते हैं, जिसको हम सूरत विच्छेद 1907 के नाम से जानते हैं। जब लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है, तो 1905 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड मिंटो। 1905 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन का दौर चल रहा होता है। 1905 से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सरदार अजीत सिंह इत्यादि विभिन्न नेताओं के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का दौर चलता है। 1905 से शुरू होता है और यह 1907-8 तक चलता है, जब तक कि बाल गंगाधर तिलक को जेल नहीं हो जाती है। तो यह स्वदेशी आंदोलन का दौर चलता है। और जब लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, तो यह कांग्रेस में फूट पैदा करना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से ही सभी आंदोलन किए जा रहे थे। सभी लोग कांग्रेस में शामिल थे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं। और यह भारतीयों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहता था। लॉर्ड मिंटो भारतीयों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहता था। यह हिंदू और मुसलमानों में फूट उत्पन्न करना चाहता था। जैसा कि हिंदू और मुसलमानों के आधार पर ही बंगाल का विभाजन होता है, और जो 1909 में यह भारतीय परिषद अधिनियम बनता है, यह भी मुस्लिम हितों को देखते हुए बनाया जाता है। मुस्लिम हितों को देखते हुए ही यह अधिनियम बनाया जाता है। तो जब लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, तो 1906 में जो कुछ मुस्लिम नेता होते हैं, जैसे कि आगा खां, तो 1906 में आगा खां लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और मिलकर मुलाकात करते हैं और मुस्लिम लीग के लिए नींव तैयार होती है। फिर लॉर्ड मिंटो के सहयोग से
30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। मुस्लिम लीग, मुस्लिमों का अलग संगठन तैयार होता है जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। इसमें केवल मुस्लिम के हितों की बात कही गई थी, इसमें केवल मुस्लिमों के हितों की बात कही गई थी। और जब मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है तो यह मुस्लिम लीग के नेता यह मांग करने लगते हैं कि विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में और केंद्रीय विधान परिषदों में हमको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की सेवा में काफी दिन से हैं, ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार हमको विधान परिषदों में और केंद्रीय विधान परिषदों में अलग से प्रतिनिधित्व दे। और इन्होंने अलग से निर्वाचन की मांग की और मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू से ही मांग की जा रही थी। जब इसकी स्थापना हुई तभी से अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही, अलग निर्वाचन की मांग की जा रही थी, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग की जा रही थी, या हम यूं कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की ये मांग कर रहे थे। उसमें भारत के सचिव होते हैं लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव होते हैं। लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव होते हैं। उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव होते हैं। फिर यह लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य होता है कि भारत में प्रशासनिक सुधार करना, विधान परिषदों में सुधार करना। और यह जो रिपोर्ट तैयार करते हैं यह भारत सचिव मार्ले के द्वारा ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत किया जाता है, और ब्रिटिश संसद क्या करती है कि 1909 में यह अधिनियम पारित कर देती है। 1909 में यह अधिनियम पारित कर देती है, और इस अधिनियम को हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। यह बहुत बड़ा अधिनियम नहीं होता, इसमें कोई छोटा सा संशोधन किया गया था। आइए जानते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे। पहला प्रावधान यह था कि इस भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, जैसा कि मैं आपको 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बताया हूं, उस अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार की विधान परिषद की स्थापना की गई थी, एक केंद्र के लिए, एक प्रांत के लिए, प्रांतीय विधान परिषद। तो इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, जैसा कि केंद्रीय विधान परिषद का हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। प्रांतीय विधान परिषद का हेड कौन होता था? वह गवर्नर होता था। यानी कि प्रांतों का प्रशासन अलग से और केंद्र का प्रशासन अलग से किया जाता था। और इन विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। पहले सरकारी बहुमत होता है, लेकिन 1909 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। लेकिन गैर सरकारी सदस्यों का जो निर्वाचन होता था वह निर्वाचन नहीं होता था। अधिकांश सदस्य क्या होते थे? नामांकित होते थे। अधिकांश सदस्यों को नामांकित किया जाता था या नामजद किया जाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत जो केंद्रीय विधानसभा होती थी, या उसको हम विधान परिषद कहते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 60 रखी गई। और 9 पदेन सदस्य होते थे। कुल 69 सदस्य होते थे, और इसमें 37 सदस्य जो होते थे, 37 सदस्य, और इसमें 37 सदस्य सरकारी होते थे और 32 सदस्य गैर सरकारी हुआ करते थे। इन 32 सदस्यों में से जो 5 सदस्य होते थे वह नामजद होते थे, 5 सदस्य नामजद होते थे, और इसमें जो 27 सदस्य होते थे इनका निर्वाचन होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत भी केंद्रीय विधान परिषद में सरकार का बहुमत होता है, सरकारी बहुमत होता है। यानी कि 37 सरकारी सदस्य होते हैं, 32 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। लेकिन बहुमत किसका रखा गया? सरकारी सदस्यों का भी बहुमत किसका रखा गया? सरकारी सदस्यों का ही रखा गया। अब हम तीसरा देखते हैं इसमें
कि जो प्रांतीय विधान परिषद होती है, प्रांतीय विधान परिषद, उस प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है, परिषद में संख्या में वृद्धि की जाती है, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में भी वृद्धि की जाती है। और मद्रास, बंबई, बंगाल में इनकी सदस्य संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी जाती है। यूपी में 60 कर दी जाती है। इसी तरह से असम, पंजाब और वर्मा में इनकी सदस्य संख्या कितनी कर दी जाती है? 30 कर दी जाती है। यानी कि हम देखते हैं कि इस भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में भी वृद्धि की जाती है। जो मद्रास प्रांत होता है, बंगाल प्रांत होता है और बंबई प्रांत होता है, जो मद्रास प्रांत होता है, बंगाल और बंबई प्रांत होता है, उसमें सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में आगरा अवध संयुक्त प्रांत में 15 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। वर्मा, पंजाब में सदस्यों की संख्या 30 कर दी जाती है। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की जाती है। और जो विधान परिषद होता है उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। उसमें गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत रखा गया। यानी कि जो प्रांत की विधान परिषदें होती थी उसमें गैर सरकारी सदस्य अधिक से अधिक नामिनेट किए जाते थे और अधिक से अधिक निर्वाचन होता था। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार होती थी या गवर्नर होता था, इस प्रकार निर्वाचन करता था कि गैर सरकारी सदस्यों में भी अधिकांश यूरोपीय रहें ताकि उनका बहुमत बना रहे। और सबसे जो मुख्य बात थी या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। इसमें मुस्लिमों का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर रखा गया, यानी कि मुस्लिमों का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर रखा गया और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जो मुस्लिम होंगे, जो मुस्लिम बहुल इलाका होगा, वह मुस्लिम बहुल इलाका मुस्लिमों के लिए ही आरक्षित की जाएगी और उनको केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते हैं। और विधान परिषद और केंद्रीय परिषद में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा या 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जाती है। हिंदू मुसलमानों को बांट दिया जाता है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है और मुस्लिम प्रतिनिधि, मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुने जाते हैं। यह इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और जो छठवां प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था कि वह यह था कि हिंदू मतदाताओं की अपेक्षा मुस्लिम मतदाताओं की आय कम रखी गई। यानी कि उस समय जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते थे, जो मतदाता होते थे, वह आय के आधार पर होते थे। वह सरकार को कुछ न कुछ आय दिया करते थे, 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी आय होती थी, जो भी उनकी आय होती थी, अपने आय से कुछ हिस्सा वह सरकार को देते थे। यानी कि जो कर देते थे वही मतदाता होते थे। जो कर देते थे, जो ब्रिटिश सरकार को किसी न किसी रूप में कर देते थे, वही मतदाता होते थे। तो आय के आधार पर भी हिंदू मुसलमानों को बांट दिया गया। मुसलमानों के लिए कम आय की व्यवस्था कर दी गई या कम कर की व्यवस्था कर दी गई, हिंदुओं के लिए अधिक आय की व्यवस्था कर दी गई या अधिक कर की व्यवस्था कर दी जाती है। 7वां पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत जो विधान परिषद के सदस्य होते थे, चाहे वह प्रांतीय परिषद के सदस्य होते थे, चाहे वह केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य होते थे, उनको कुछ अधिकार दिया गया। कैसा अधिकार दिया गया? बहस करने का अधिकार दिया गया। बहस करने का अधिकार दिया गया, यानी कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और मतदान करने का अधिकार दिया गया और साधारण प्रश्नों पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही साथ लोक महत्व के विषयों को भी उठाने का अधिकार दिया गया।
यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए, जो अधिकार 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में नहीं मिले थे। भारतीय परिषद अधिनियम में नहीं मिले थे। भारतीय परिषद अधिनियम में बहस करने का अधिकार मिला था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो परिषद के सदस्य होते थे, विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य होते थे, उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। लेकिन उनके अधिकारों में वृद्धि करने के बावजूद भी इन विधान परिषदों में, केंद्रीय चाहे प्रांतीय विधान परिषदों में, गवर्नर या गवर्नर जनरल का प्रभुत्व बना रहा, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक सरकारी सदस्य होते थे और गवर्नर को वीटो पावर प्राप्त था। किसी विधेयक को अस्वीकार कर सकता था या फिर विधान परिषदों के द्वारा पारित प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर और गवर्नर जनरल का प्रभुत्व बना रहता है। गवर्नर जनरल और गवर्नर का प्रभुत्व बना रहता है, चाहे वह केंद्रीय विधानसभा हो, केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधान परिषद के ऊपर गवर्नर जनरल का प्रभुत्व रहता है, प्रांतीय विधान परिषद के ऊपर गवर्नर का प्रभुत्व रहता है। और आठवीं व्यवस्था यह की गई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। यह भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। यह भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। यह भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधीन किस भारतीय को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था भारतीय सदस्य के रूप में पहली बार। तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार करना था, लेकिन यह भी सुधार नहीं कर पाया। यह भी अधिनियम भारतीयों के लिए आधा अधूरा था। भारतीयों की आकांक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत पूरी नहीं हो सकी। भारतीय शासन अधिनियम 1909 लागू तो कर दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक समस्याएं थी, जो प्रांत में या केंद्र में जो राजनीतिक समस्याएं थी, वह राजनीतिक समस्याएं बनी रही। राजनीतिक प्रश्नों का निराकरण नहीं किया जा सका। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे उपबंध या ऐसे प्रावधान डाल दिए गए थे कि भारतीय इस अधिनियम से असंतुष्ट थे। जैसे कि इसमें पहली व्यवस्था कर दी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन या पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। सीमित मताधिकार कर दिया गया था। मत देने का अधिकार सीमित मताधिकार कर दिया गया था। और जो विधान परिषद की शक्तियां थी, विधान परिषद की, वो सीमित थी। विधान परिषद की जो शक्तियां थी वह सीमित थी। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत किया गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। सीमित मताधिकार दिया गया। मत देने का अधिकार केवल कुछ ही लोगों को था। यह सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। जिनकी एक निश्चित आय होती थी और जो सरकार को टैक्स देते थे, उन्हीं को मत देने का अधिकार होता है। और विधान परिषद जो गठित किया गया था, या विधान परिषद की संख्या जो बढ़ाई गई थी, विधान परिषद की शक्तियां सीमित कर दी जाती हैं। विधान परिषद के ऊपर अब भी गवर्नर या गवर्नर जनरल का प्रभुत्व बना रहा। और जैसा कि 1905 से ही कांग्रेसियों के द्वारा यह मांग की जाती रही है कि भारतीयों को सुशासन प्रदान किया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पक्ष में नहीं थी। भारतीयों को सुशासन देने के पक्ष में नहीं थी। जैसा कि लॉर्ड मार्ले कहा करते थे कि भारतीय अभी स्वशासन के योग्य नहीं है। भारतीयों में अपनी इतनी योग्यता नहीं है भारत का शासन खुद चला सकें या वह सुशासन कर सकें।
लॉर्ड मार्ले का कहना होता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की संभावना नहीं है। हम भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। भारतीय योग्य नहीं है कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। तो इस तरह से देखते हैं कि जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, यह राष्ट्रवादी खेमों में फूट पैदा करने के लिए था। 1905 में ही जब कांग्रेस में दो विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है, एक उदारवादी विचारधारा होती है, एक उग्रवादी विचारधारा होती है, तो यह इसका उद्देश्य यह होता है कि उदारवादियों को अपने मिला लिया जाए और कांग्रेसियों के दोनों खेमों में फूट पैदा कर दी जाए। यानी कि राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करना था, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना था, हिंदू मुसलमानों में फूट पैदा करना था। इसलिए मुसलमानों के लिए अलग आय की व्यवस्था कर दी गई, अलग मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई, अलग निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। और यह भारतीय शासन अधिनियम राष्ट्रीय एकता को विखंडित करना चाहता था, जैसा कि डॉक्टर जकारिया का कहना है। कि भारतीय शासन अधिनियम 1909 के द्वारा जो भारतीयों को देना था वह बिल्कुल अर्धशून्य था, यानी कि अर्धशून्य का मतलब शून्य और इसका अर्ध का मतलब आधा, यानी कि कुछ नहीं देना था, अर्धशून्य देना था। 1909 के द्वारा भारतीयों की कोई आकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकी। इसी तरह से रॉबर्ट्स का रॉबर्ट्स के द्वारा भी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को अर्धनिर्मित मकान की संज्ञा दी गई। जैसा कि अर्धनिर्मित मकान जिसमें कोई नहीं रह सकता है, या तो रहता भी है तो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं रहता है। तो यही स्वरूप भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का भी था। इसी तरह से मजूमदार कहते हैं, मजूमदार। इसी तरह से भारतीय विद्वान मजूमदार भी 1909 भारतीय परिषद अधिनियम को चंद्रमा की चमक की भांति कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा की चमक में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल हमें आभास होगा कि उजाला है और कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की भी थी। 1909 भारतीयों के लिए अधूरा था, भारतीयों की इच्छाओं को कोई ध्यान में नहीं रखा गया। इसका उद्देश्य था फूट पैदा करना। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू किया जाता है, लेकिन फिर भी यह भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसके विरुद्ध रोष चलता रहता है। 1909 के बाद भी आंदोलन चलते रहते हैं। अतः 1919 में एक नया अधिनियम बनता है जिसको भारतीय शासन अधिनियम 1919 के नाम से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम को हम भारतीय परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, इसको हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको हम जानते हैं। मार्ले जो होते हैं यह सचिव होते हैं, भारत सचिव होते हैं, और मिंटो जो थे वह गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। तो इसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी करते हैं। ये प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया था? 1909 में। या मार्ले मिंटो अधिनियम को हम किस अधिनियम के नाम से जानते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भारतीय शासन अधिनियम 1909 से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।